TTTS। तो क्या होता है TTTS, कैसे होता है, क्यों होता है, के पीछे रीज़न क्या है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, सारी चीज़ें एक के बाद एक इन डिटेल से इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओगे। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, कलीग्स हैं, अगर उन तक भी आपको लगे कि वीडियो शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होगा तो मैं उतना ही अच्छा करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, ये जो TTTS है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम कुछ हद तक नाम से पता चल रहा होगा। इस भी फीमेल के वुम्ब में यानी यूट्रस में जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं, ये उनमें देखा जाता है। और ऐसे ही जुड़वा बच्चों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, जैसे वेनिसिंग ट्विंस, फीटस अकार्डिकस, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। तो आज मैं बताने वाली हूँ ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, यानी कि अगर किसी मदर के वुम्ब में जुड़वा बच्चे बन रहे हैं तो एक ये भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर कोई एक बच्चा, ट्विन दो होते हैं यानी ट्विन 1 एंड ट्विन 2, ट्विन 1 के सारे ब्लड फ्लूइड जो भी है, ब्लड के साथ जो भी उसके न्यूट्रिएंट हैं, वो सारा क्या होता है ट्विन 2 में ट्रांसफ्यूज होने लग गया है। और वो जो ट्रांसफ्यूज हो रहा है, तो जो फर्स्ट है यानी ट्विन फर्स्ट है एंड ट्विन सेकंड जो है, ट्विन फर्स्ट में तो सारी चीज़ों की कमी आ जाएगी, बट ट्विन 2 में क्या है, बहुत सारी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये ट्विंस बेबी के लिए सेफ है, सही है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जहाँ ट्विन फर्स्ट में सारी चीज़ों की कमी आ रही है, ब्लड वॉल्यूम की कमी आ रही है, फ्लूइड की कमी आ रही है, वहीं ट्विन 2 यानी कि दूसरे बच्चे में ज़्यादा हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम की मात्रा और फ्लूइड की मात्रा सब कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो ये दोनों ही उस ट्विन बेबी के लिए सेफ नहीं है। ये बहुत ही डेंजर कंडीशन होती है ट्विन बेबी में। तो किसी भी मदर के लिए ना, जितना ही एक खुशी की बात होती है कि उसके वो में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है जुड़वा बच्चों को सक्सेसफुली उनके 37 वीक निकालना, यानी कि मैच्योर होने तक उनको वुम के अंदर रखना। अब मैं कुछ ऐसे 3-4 पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें ये ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोनोकॉरियोनिक प्लेसेंटा। पॉइंट नंबर 2, सेम सेक्स जेंडर। पॉइंट नंबर 3, डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था मोनोकॉरियोनिक प्लेसेंटा। मोनोकॉरियोनिक प्लेसेंटा वाले ट्विंस में ये खतरा ज़्यादा होता है। अब ये मोनोकॉरियोनिक ट्विंस क्या होते हैं? जब प्लेसेंटा एक ही है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई करने वाला एक पूरा रिजर्वायर, यानी ब्लड का जो एक थैला है, एक तरीके से कह सकते हैं, प्लेसेंटा, एक ही प्लेसेंटा से दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई हो रहा है। उनके अलग अलग 2 कॉर्ड बने हुए हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, और उसी प्लेसेंटा से दोनों बच्चों को ब्लड सप्लाई हो रहा है। सेम सेक्स जेंडर। सेम सेक्स जेंडर का मतलब या तो दोनों मेल बेबी है या तो दोनों फीमेल बेबी है। डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ। डिस्कॉर्डेंट ग्रोथ का मतलब होता है बेमेल विकास। मतलब एक बच्चा तो 1.5 kg वेट गेन कर चुका है, वहीं दूसरा बच्चा जो है वो 750 ग्राम, 800 ग्राम इतना ही वेट गेन किया है। तो आखिर इतना ज़्यादा वेट दोनों के डिफरेंट आने का मतलब क्या होता है? तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो ये रिस्क फैक्टर होते हैं किसके? ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने बता दिया रिस्क फैक्टर किस में ज़्यादा होते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। और ये जो एक प्रॉब्लम है ना, वो अल्ट्रासाउंड से ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि एमनियोटिक सैक में फ्लूइड कितना है, बच्चे के बॉडी में उनका ब्लड वॉल्यूम कितना है, फर्स्ट बेबी में कितना है, सेकंड में कितना है। तो ये सारी जब चीज़ों की स्टडी की जाती है अल्ट्रासाउंड के अंदर, तब पता चलता है कि प्रॉब्लम ये है। वैसे तो ये रेयर होता है, बट ट्विन प्रेगनेंसी में एक अफेक्ट करने की चीज़ होती है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी में ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको ईजिली समझा सकूं, इसके लिए मैंने 2 कॉलम बनाए हुए हैं। एक तरफ है डोनर ट्विन, एक तरफ है रिसिपिएंट ट्विन। मतलब एक जो डोनर यानी कि अपने अंदर का सारा फ्लूइड, ब्लड, जो भी चीज़ें हैं जो दूसरे में ट्रांसफ्यूज कर रहा है, यानी कि बाय फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज फर्स्ट ट्विंस है सेकंड ट्विंस में जा रहा है। डोनर ट्विंस यानी कि जो दे रहा है, रिसिपिएंट ट्विंस यानी कि जो ले रहा है। डोनर ट्विंस में प्रॉब्लम क्या आएगी? एनेमिक क्या आएगी? क्योंकि वो सबसे पहले एनीमिया का शिकार हो जाएगा, उसके अंदर ब्लड कम हो जाएगा। एंड वहीं सेकंड होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि उसका ग्रोथ रुक जाएगा। एंड थर्ड होता है हाइपोवॉलेमिक। जब बॉडी से सारा फ्लूइड ट्विन 2 के शरीर में जा रहा है तो उसके में क्या आएगा? बॉडी फ्लूइड की कमी आ जाएगी, तो वो हाइपोवॉलेमिक हो सकता है। ऑलिगोहाइड्रोमनियोस। ऑलिगोहाइड्रोमनियोस का मतलब होता है कि बच्चा जिस थैले के अंदर है उसके अंदर का पानी सूख जाएगा, यानी कम हो जाएगा।
इस कंडीशन को हम टर्म देते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। वही नेक्स्ट है फेल टू मूव, मतलब जब बच्चे के आसपास का जो पानी है, फ्लूइड है, जिसमें वो मूवमेंट करता है, घूमता है, अगर वही कम हो जाएगा तो बच्चा एक तरीके से अटक जाएगा, यानी स्टक हो जाएगा, तो उसका डिक्रीज फीटल मूवमेंट वाली कंडीशन भी देखने को मिलेगी। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, यानी कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है बच्चे का, वो अच्छे से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके अंदर ब्लड और फ्लूइड की कमी है, तो इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। अब बात करते हैं राइट साइड रिसिपिएंट ट्विंस, यानी कि जो बच्चा जो ट्विन से ट्रांसफ्यूज हो रहा है, उसमें तो ये सारी प्रॉब्लम हमने देख ली। अब मैं बात करती हूँ उस ट्विंस की जो वो रिसीव कर रहा है, उसके में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। क्या वो सेफ है? नहीं, वो भी सेफ नहीं है, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। प्रॉब्लम नंबर 1, ओवर ग्रोथ। एक बच्चा तो बहुत छोटा ग्रोथ का हो गया, दूसरा बच्चा जो रिसिपिएंट है, जिसके में ज़्यादा सप्लाई हो रही है, ट्रांसफ्यूज हो रहा है फर्स्ट वाले से सेकंड में, उसका ओवर ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड हाइपर वॉलेमिया, अगर उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो हाइपर वॉलेमिक भी हो जाएगा। एंड थर्ड होता है सर्कुलेटरी ओवरलोड, जहाँ ट्विन फर्स्ट में सर्कुलेशन नहीं हो रहा था, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन देखे जा रहे थे, वहीं ट्विन 2 में यानी रिसिपिएंट ट्विन में सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड और ब्लड बॉडी में पाए जाएंगे। एंड नेक्स्ट है कार्डियक फेलियर। अगर नॉर्मल कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम है तो कार्डियक फेलियर जैसी कंडीशन भी देखी जाएगी। एंड नेक्स्ट है पॉलीहाइड्रोमनियोस, जहाँ पे डोनर ट्विंस में ओलिगोहाइड्रोमनियोस देखा जा रहा था, यानी कि फ्लूइड की कमी हो रही थी, उसके सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है, वहीं पे रिसिपिएंट ट्विन में जो सराउंडिंग फ्लूइड है उनकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी, इसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट होगा प्री मेच्योर रैप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि जो रिसिपिएंट ट्विन है वो काफ़ी मेम्ब्रेन उसकी जो बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक सैक, उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है, उसमें फ्लूइड ज़्यादा हो गया है, तो वो एक टाइम के बाद वो प्री मेच्योर रैप्चर हो जाएगा, यानी समय से पहले ही मेम्ब्रेन रैप्चर हो गया और बेबी डिलीवर होने के लिए यूट्रस का प्रेशर लगने लगता है जब भी प्री मेच्योर मेम्ब्रेन रैप्चर होता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगते हैं किसकी वजह से? ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम की वजह से। तो दोनों बच्चों के लिए ही ये उतना ही खतरा होता है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। एक बच्चे से सारी चीज़ें निकल रही हैं, दूसरे बच्चे में सारी चीज़ें जा रही हैं, एक में तो सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, दूसरे बच्चे में सारी चीज़ों की ओवरलोडेड हो जाता है बेबी, और ऐसे में दोनों बेबी को बचा पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एक मैनेजमेंट है या एक सबसे सही तरीका क्या है इन चीज़ों को ध्यान में रखने की? तो आपको जहाँ पे एक सिंगल ट्विन है तो अल्ट्रासाउंड मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। वहीं ऐसे बच्चों में जिनमें कि मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा है, थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते इनमें वीकली भी कभी कभी अल्ट्रासाउंड करना पड़ जाता है, क्योंकि सारी चीज़ों को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है ऐसे मदर्स को। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। फ्रेंड्स, कई बार अगर 20 वीक से पहले ही ये सारी कंडीशन देखी जाती है तो ऐसे में तो टर्मिनेशन करना डॉक्टर ज़्यादा बेटर समझते हैं। बट ऐसे कॉम्प्लिकेशन अगर किसी फीमेल में थर्ड ट्राइमेस्टर में आते हैं, यानी कि अगर उसका 30 वीक या 29 वीक पार करने के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो उनको बच्चों को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो सर्जरी परफॉर्म की जाती है वो है फीटोस्कोपिक लेजर सर्जरी एंड एनास्टमोटिक वेसल्स एंड एमनियो रिडक्शन। तो ये जो सर्जरी है वो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, वो आपके जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, अगर वो 30 वीक पार कर चुका है और ऐसे में बच्चों को बचाना पॉसिबल होता है तो डिपेंड करता है कि वो ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज ये रेयर केस ही होता है तो ऐसी सर्जरी भी कम ही परफॉर्म की जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ट्विन से रिलेटेड जो एबनॉर्मलिटीज होती है, जो मैंने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरी प्रीवियस वीडियो को भी वॉच कर लेना। अगर आप एक फीमेल हैं जो प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, खासकर अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं, आपके पेट में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं, तब तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।